हाँ जी साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने सिलेक्शन हब के ऑनलाइन मंच पे। मैं आपका साथी हरीश जानी। आज साथियों इस छोटे से वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले कि जो आपका सबसे अहम सब्जेक्ट है, जो भी मेरे भाई शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे शिक्षक आपका फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपके सामने ग्रेड थर्ड हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे आपके सामने लाइब्रेरियन हो, कोई भी शिक्षक हो जिसके अंतर्गत आपके सबसे अहम सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है मनोविज्ञान, जिससे अपन बोलते हैं साइकोलॉजी। तो अपन कई बार क्या करते हैं, साइकोलॉजी से भाग जाते हैं या फिर साइकोलॉजी के प्रश्नों को गलत करके आते हैं एग्जाम में। आखिर साइकोलॉजी में क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहां से पढ़े, ताकि सर हमें एग्जाम में कम से कम इतने क्वेश्चन मिल जाए कि हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। क्योंकि वर्तमान में जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का अपन लोगों ने रिजल्ट देखा है, तो अक्सर ऐसा पाया गया कि लोगों के 40% मार्क्स नहीं आ रहे। हालांकि ये कंडीशन सेम की सेम आपको लगभग इस बार जो आरपीसी सेकंड ग्रेड के प्रश्न पत्र हुए, इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस कंडीशन में बच्चे कहाँ पिछड़ रहे हैं, बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि हिस्ट्री आप याद कर लोगे, भाई मेवाड़ वंश का कौन सा शासक था, वहां पर कौन कौन से युद्ध हुए, किसने किसने कौन से महल का निर्माण कर, रानी कौन सी राजा, सब आप अच्छे से याद करोगे। लेकिन जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है वर्तमान में, इसमें एग्जाम का पैटर्न है वो है आपके सामने वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत आपके कह सकते हैं अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, अनुप्रयुक्त वाले क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि सर मनोविज्ञान है जो हमारे सामने साइकोलॉजी है, वो सर हमारे सामने ऐसा प्लान हो परफेक्ट कि क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कब तक पढ़े, ताकि सर हमें अच्छे से मनोविज्ञान को अच्छे से क्लियर कर सके। तो साथियों मैं आपके सामने छोटा सा मैप लेके आऊं, जिसमें समझाना चाहूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। आप इसमें आराम से 40% नंबर नहीं, बल्कि आप 100 में से 100% जो आपके मार्क्स आते हैं कि सर पूरे में से पूरे क्वेश्चन आप इसके अंदर आराम से सही कर सकते हो। लेकिन इसके लिए हमारे पास रणनीति क्या होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना कि आप भले 20 घंटे पढ़ो, लेकिन जब तक चिंतन मनन से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका पढ़ना बेकार है। तो क्यों ना अपन कम पढ़े, 2 घंटे 4 घंटे आराम से मस्ती के साथ, तो आपको कुछ यहाँ पर सफलताएं मिल सकती है। जैसे हम लोगों ने आपके बनाया कि साथियों मनोविज्ञान कोई आपके सामने एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आपका डेली की जीवन है या फिर डेली लाइफ है। इसका मतलब सब्जेक्ट में अपन क्या मारते, अधिकतर रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन को आपको समझना पड़ता है, जीना पड़ता है, उसके साथ आपको खुद का वास्तविक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो क्यों ना हम मनोविज्ञान को खुद के जीवन की तरह मानकर उसको अच्छे से जोड़कर अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। तो इसको अपने खुद के जीवन से जोड़ने का प्रयास करें, और अधिकतम नहीं, ज्यादा दिन के 4-5 घंटे पढ़ लो, सफिशिएंट है। वर्तमान में कोई आपके सामने वैकेंसी नहीं है। लेकिन साथियों मनोविज्ञान को याद करने का आपके सामने 3 स्टेप सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है कि सर क्या करें। हालांकि कुछ बच्चों का कहना कि सर मनोविज्ञान में कुछ कंसेप्ट बड़े हार्ड है, सिद्धांत है, उसको अपन समझ नहीं पाते। तो जहां तक मेरा कहना है कि एक बार आप साइकोलॉजी कहीं से भी पढ़ लो, बेसिक जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, या तो आप कहीं से ऑनलाइन, जैसे कई बार बच्चे कोचिंग करते हैं वहां पर पढ़ते भी साइकोलॉजी, या जो अच्छा लगता है शिक्षक उसकी आप ऑनलाइन कोचिंग ले लो। जो शिक्षक आपको बेहतर मनोविज्ञान के कंसेप्ट को आपके सामने प्रेजेंस कर सके कि आपके सामने अधिगम के सिद्धांत क्या कहते हैं। वर्तमान में जो सेकंड ग्रेड का पैटर्न है, इसमें जो नए टॉपिक है आपके सामने, उसके बाद आपके सामने निर्मितवादी का कंसेप्ट क्या कहता है, बुद्धि के कंसेप्ट क्या है, व्यक्तित्व मापने के कुछ है, वहां से वर्तमान में एग्जाम में क्वेश्चन बड़े देखने को मिलता है। या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन वर्णन करता, कौन सा नहीं, 2-4 जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उसकी एरियाज है, उसकी कौन कौन सी उसकी कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान आपके सामने विशेषता या प्रकृति है। ये थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट आप कोचिंग भी कर सकते हैं, या किसी की जो अच्छा लगता है उसकी आप ऑनलाइन कोचिंग लेके अपने कंसेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता साथियों सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मानना ये होता है साथियों कि आपने एक बार कोर्स अच्छे से पढ़ लिया, अब सर एग्जाम नहीं है, लेकिन हमने उस सिलेबस को, कॉपी को 2-3 बार, अब क्या करें। तो अच्छे से आप एनसीईआरटी 11-12 की बुक या राजस्थान बोर्ड की बुक लाके अच्छे से बुक को पढ़ सकते हैं, वही ऑथेंटिक बुक है। हालांकि ये बुक्स जब शिक्षक पढ़ाता था अपने साथ इंक्लूड, जैसे मेरे कोर्स में अक्सर क्या करता हूँ कि जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमिक बुक है, प्लस अलग अलग बोर्ड के बुक्स है, इनको मैं आपके सामने सबको एडजस्टमेंट करके आपके सामने प्रेजेंस करता हूँ। फिर होता है साथियों मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है खुद का असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना कि हमने जितना आज तक पढ़ा है इसमें पुराने क्वेश्चन पेपर कैसे आ चुके, क्या उनसे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। यदि वो सोल्व हो रहे तो आपके आगे आने वाले भी क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे, या वर्तमान में आप नए कहीं से क्वेश्चन प्राप्त करके इसका अच्छे से खुद का असेसमेंट कर सकते हो। इससे आप मनोविज्ञान को अच्छे से कर सकते हो। लेकिन उसके बाद करें सर हमारा सिलेबस में अपन क्या पढ़े क्या छोड़े। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक को पढ़ते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए साथियों, जो आपका सबसे बात करूं, आपका शिक्षा मनोविज्ञान का जो सामान्य परिचय है, ये आपके रीट में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है, फर्स्ट ग्रेड में आता है। तो क्यों ना इस टॉपिक को बहुत अच्छे से किया जाए। फिर आपके सामने बाल विकास है, तो बाल विकास साथियों सेकंड ग्रेड रीट में पूरा आता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक आता हुआ था किशोरावस्था,
तो इसको भी अपन अच्छे से करके तीनों एग्जाम को एक साथ अपन कवर कर सकते हैं। उसके बाद साथियों अधिगम आपके सामने तीनों एग्जाम में आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अधिगम के सिद्धांत में से इस बार आपके कह सकते हैं सेकंड ग्रेड में 4 से 5 क्वेश्चन आए, अधिगम की विशेषताओं में से 2 क्वेश्चन आए, अच्छे से कर सकते हैं। बुद्धि साथियों रीट में है सेकंड ग्रेड में, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में ओनली फॉर आपको संवेगात्मक बुद्धि पर अच्छे से क्या करना, फोकस करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके सामने क्या कहती है, विशेषताएं क्या है। जॉन मेयर का 5P मॉडल, आपके जॉन मेयर का आपके सामने कौन सा मॉडल है, पीटर सलोव का आपके सामने कौन सा मॉडल है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। फिर साथियों एडजस्टमेंट आपके सामने तीनों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक को यदि अपन अच्छे से करें तो लगभग आपका एग्जाम मान के चलते हैं कि 20 में से या जिस एग्जाम जितने क्वेश्चन आते हैं 70% के आसपास आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो जाता है। ज्यादा 4-5 टॉपिक पढ़ने होते हैं। मतलब ये टॉपिक ऐसे है जो तीनों एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखें तो भाई फर्स्ट ग्रेड के लिए अपन विशेष किस पर फोकस करते हैं। तो साथियों फर्स्ट ग्रेड देखो आप अच्छे से एडोलसेंस को अच्छे से पढ़ सकते हो, टीन एज है। सहकारी अधिगम जिसमें सामूहिक रूप से अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षण के प्रतिमान जो साथियों बड़ा इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर आपके सामने आईसीटी है, आईसीटी का आपको 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना इन टॉपिक पर अच्छे से करके अपन पहले पेपर को अच्छे से 40% क्वालिफाइंग कर सकते हैं, इसको अच्छे से पास कर सकते हैं। फिर बात आती है साथियों आपके सामने सेकंड ग्रेड। देखो साथियों सेकंड ग्रेड सब बच्चे पुराना सिलेबस तो हर कोई पढ़ रहा है। अधिगम क्या है, समायोजन क्या है, व्यक्तित्व क्या, आपके सामने बुद्धि क्या है, बाल विकास, हर बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन जो वर्तमान में नया सिलेबस इस बार अपडेट हुआ है, इस बार जो आपके सेकंड ग्रेड के 4 पेपर है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इसमें देखो आपके सर्वाधिक क्वेश्चन कहां से देखने को मिले, अधिकतम एक मिला साथियों 21वीं सदी के कौशल। और ये साथियों आपके सीबीएसई के बुक में आपके अच्छे से लिखे हुए, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसमें से सारे क्वेश्चन एक बार यहाँ से मिले आपको देखने को। उसके बाद है साथियों समावेशी शिक्षा। हर कोई बच्चा सबको एक साथ बिठाकर उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। छोटा सा कंसेप्ट है, 2-4 पन्नों बुक्स है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने क्लास में सब करवा रखे हैं आपको अपडेट के साथ, लेकिन आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद है साथियों कुछ आपके सामने नए सिद्धांत है, जैसे अधिगम में आपके सामने रोजर बायबी का सिद्धांत है, निर्मितवाद की विशेषताएं आपके सामने, थोंडाई के सिद्धांत की विशेषताएं क्या, उसकी आलोचनाएं क्या है, स्किनर की क्या है, जीन प्याजे, ऐसे कुछ ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। उसके बाद करें साथियों मोटा मोटा यही कहने का प्रयास है कि जो भी आप जिस किताब सिद्धांत पढ़ते हो, चाहे आप पावलोव के सिद्धांत को पढ़ो, चाहे स्किनर पढ़ो, किसी भी आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को पढ़ते हो, उस सिद्धांत को अपने डेली लाइफ से जोड़ने का प्रयास करो कि भाई जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, जैसे अब पावलोव का सिद्धांत आपके सामने है, तो पावलोव का सिद्धांत क्या कहता है कि आप किसी के साथ अनुबंधन करके उस काम में अच्छे से खुद को ढाल सकते हो। तो किसी के साथ अनुबंधन करने से व्यक्ति की आदत बन जाती है, पुरस्कार बन जाता है व्यक्ति का। तो क्यों ना उसको अपन अच्छे से जोड़ सकते हैं कि भाई मैं सुबह उठते ही मेरा फोन देखता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे मेरे फोन के साथ अनुबंधन स्थापित, मैं अनुबंधन को मैंने स्टैब्लिश कर लिया। उसी प्रकार से पावलोव के सिद्धांत को याद करो। फिर आपके सामने जीन प्याजे, तो जीन प्याजे कहता है कि बच्चे का विकास 4 स्टेप में होता है। तो अपन घर में देख सकते हैं कि हमारा बच्चा 0 से 2 साल का क्या करता है, 2 से 7 साल का बच्चा क्या करता है, 7 से 12 साल और 12 से 13 से 18 साल का बच्चा क्या करता है, उसको अपन घर के अंदर बच्चों के साथ जोड़कर इस सिद्धांत को अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर जैसे आपके सामने टॉपिक इवैल्यूएशन, जो आपको कह सकते हैं कि शिक्षण विधियों में अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसमें आप कर सकते हो भाई मेरा मूल्यांकन क्या है, मैंने कैसे पढ़ा, मूल्यांकन करने वाले गुरुजी कैसे, स्कूल में कैसा होता है, इसको अच्छे से जोड़ के, मतलब एग्जाम्पल आपके सामने इस प्रकार से इसको आप जोड़कर और बेहतर तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि आपने किसी गुरुजी ने आपको 10 पन्ने पढ़ाए, आपने पढ़ लिए, आपने किसी किताब के 10 पन्ने पढ़ लिए, उन 10 पन्नों को आप एक पेज में कैसे कन्वर्ट करते हो। कन्वर्ट का मतलब है खुद के शॉर्ट नोट्स जब तक आपके पास में नहीं होंगे तब तक आप मनोविज्ञान कितना ही पढ़ो, लेकिन एग्जाम के टाइम आप उसको वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके माइंड में ये काम करता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो रिवाइज कर लूँ, ये छूट जाएगा। तो क्यों ना इससे अच्छा आपने पहला चैप्टर पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बेसिक कंसेप्ट की वर्तमान में एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है भाई। वर्तमान में क्वेश्चन आपके देखो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में से आता नहीं, इसका अर्थ विकास इतिहास में से आता नहीं, क्वेश्चन आता है शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं या फिर प्रकृति में से, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में से क्वेश्चन आते हैं, है ना, और शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। ये 4 टॉपिक है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना उनको हम अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना ले, जैसे मैंने ऐप के अंदर सब बच्चों को बना रखे हैं कि आपको पहला चैप्टर आपने पढ़ा, इसको आप ऐसे करके वापस इस तरह से इसको आप शॉर्ट नोट्स में कर सकते हो। उसके बाद साथियों फिल्टर कीजिए। फिल्टर का मतलब आपने किसी बुक्स में से 10 चैप्टर पढ़े, उसमें देखिए कि मेरे वर्तमान के अकॉर्डिंग कौन सा है, मेरे काम के अकॉर्डिंग कौन है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। फिर साथियों अपनी लैंग्वेज में उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ कि भाई मैंने जो पढ़ा है उसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में इतना बेहतरीन बनाओ कि भाई मैं एग्जाम टाइम इसको रिवाइज कर सकता हूँ। जैसे आपने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, उसको अच्छे से याद कर लो, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या नहीं है,
तो शिक्षा मनोविज्ञान आपके सामने नियामक नहीं है, नॉर्मेटिव नहीं है, मानकीय नहीं है, नकारात्मक नहीं, कुछ 4-5 आपके सामने साध्य नहीं है, साधन है ना, अप्रयुक्त नहीं है, तो बल्कि क्या अनुप्रयुक्त है। 4-5 कंसेप्ट उसको अच्छे से याद कर लो। ये याद हो गया तो पीछे बचा हुआ आपके सामने है प्रकृति, जो नहीं है उसको अच्छे से शॉर्ट नोट डाल दो, बाकी सारी प्रकृति हो जाएगी। शुद्ध विज्ञान नहीं, इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है साथियों, बाकी वर्तमान के जो आपके सामने मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन, इनका अपन सामना कैसे करें, तो वर्तमान में जो आपका नया पैटर्न है, देखो पहले तो आपके सामने फैक्चुअल क्वेश्चन थे, वर्तमान में साथियों आपके सामने अप्लाइड और वैचारिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब होगा कि जब तक आप पूरे कंसेप्ट की थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आप वर्तमान के एग्जाम के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। आपने पावलोव को सिद्धांत पढ़ा लिया, आपने अधिगम को पढ़ा मान के चलिए, तो आपको अधिगम का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम कैसे होता है, अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अधिगम के प्रकार कितने हैं। जब ये बेसिक कंसेप्ट आपको थ्योरी के रूप में सारा याद होगा तब तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो आप एक लाइन पर अटक जाओगे कि पावलोव के सिद्धांत का नाम क्या है, कब दिया। यहां से वर्तमान में एग्जाम क्वेश्चन आपको ना के बराबर देखने को मिलते हैं। इसलिए ये आपको अप्रोच करना पड़ेगा कि आपको थ्योरी बेस और आपके चिंतन मनन के साथ आपको अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये आपके सामने पूरा प्लान था। और न्यूज अच्छी लगी साथियों कमेंट कीजिए आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सके, चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी की कर रहे हो जिसमें आपका मनोविज्ञान सब्जेक्ट आता है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ साथियों टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी हमारे साथ साथियों जुड़ने के लिए हमारे एक बार टेलीग्राम को यहाँ अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड करके क्लास से देख सकते हो, जिसमें कुछ आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पेज को भी यहाँ पर अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। और जरूर साथियों एक बार सिलेक्शन हब के ऑनलाइन मंच को देखिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासें प्रोवाइड करवाई गई। थैंक यू, धन्यवाद।